नमस्कार, देश प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली से मैं हूं शरद शर्मा, मुंबई से मेरे साथ जुड़ रही हैं मेरी सहयोगी पूजा भारद्वाज। शुरुआत कर रहे हैं संसद की खबर के साथ। संसद में आज विपक्ष ने ईडी की कार्रवाई को लेकर जमकर हंगामा किया है। ईडी की तानाशाही नहीं चलेगी के नारे संसद के अंदर लगाए गए हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार डराना चाहती है, लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम पीएम मोदी से नहीं डरते। देखिए, ये पूरा इंटिमिडेशन का अटेम्प्ट है। ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल के हमें चुप कर देंगे। नहीं होने वाले जी। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी कर। भागने की कौन बात कर रहा है? भागने की वो बात कर रहे हैं। देखिए, सुनिए बात। हम इंटिमिडेट नहीं होंगे। हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल जी बोलने दीजिए। जी, जो मेरा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। ये कुछ भी कर लें। मोदी से तो मैं मतलब बिल्कुल नहीं डरता हूँ। तो जो घर के बाहर बैरिकेडिंग हुई है उसको कैसे देखते हैं आप सर? और लगाएं और बैरिकेडिंग करें। और सर, आपको जिस तरह से कल एआईसीसी मुख्यालय को भी बैरिकेड किया गया है। सच्चाई को बैरिकेड नहीं करा जाता। पुलिस ने मना किया है, परमिशन नहीं दे रही पुलिस। आप लोग तो रोकिए, बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल। और इससे पहले बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा था कि देश के कानून और संविधान को पीठ दिखाकर भागना संभव नहीं है। आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। चाहे वो कांग्रेस की अध्यक्षा हो, चाहे वो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हो, चाहे वो आम जनता हो, सबके लिए देश का संविधान, देश का कानून एक बराबर है। तो देश के कानून के साथ रण, देश के कानून के साथ युद्ध, यह संभव नहीं है, यह उचित नहीं है। और देश के कानून और संविधान को पीठ दिखा करके रन, RUN रन, यह भी संभव नहीं है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि असम जिहादी गतिविधियों का गढ़ बन गया है। पिछले 5 महीनों से यहां पर बांग्लादेश के जो आतंकी संगठन है अंसारुल इस्लाम, उसके 5 मॉड्यूल यहां पर सक्रिय हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को बरगलाने के लिए अंसारुल इस्लाम के 6 बांग्लादेशी सदस्य असम में घुस आए थे। इस साल मार्च में बरपेटा में पहले मॉड्यूल का खुलासा तब हुआ जब उनमें से एक गिरफ्तार हुआ। मुख्यमंत्री का ये बयान ऐसे समय में आया है जब आज सुबह एक मदरसे को बुलडोजर से गिरा दिया गया। ये कार्रवाई मदरसे के संस्थापक के अल कायदा की भारतीय उपमहाद्वीप इकाई से रिश्ते को लेकर की गई है। मदरसे के संस्थापक मुफ्ती मुस्तफ़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है। असम सरकार ने जिहादी गतिविधियों के आरोप में मदरसे को पहले ही सील कर रखा था। ये मदरसा मोरीगांव जिले के मोरियाबारी में स्थित है। Specific information was received that a person by the name of Mustafa, alias Mufti Mustafa, son of Rustam Ali, Saharigaon, PS Moirabari, is an important financial conduit of the recently busted an ABT module in India. The ABT is linked to Al-Qaeda in Indian subcontinent, which is a terrorist organization as per UAPA 1967. Accordingly, the person was picked up and further legal formalities was carried out. Mustafa খুব important হয়. He took a doctorate in Islamic law from Bhopal. A Mustafa doctorate লইছে भोपाल 2017। मुफ्ती मुस्तफ़ा जिसको कि कुछ दिन पहले पकड़ा गया था, पिछले हफ्ते पकड़ा गया था मोरीगांव में, क्योंकि वो एक मदरसा चलाते थे। मगर सरकार का ये दावा है, पुलिस का ये दावा है कि मदरसा की आड़ में वो इन जो अंसारुल इस्लाम के जो एक्टिविटीज हैं उसको वो बढ़ावा दे रहे थे और उनके माध्यम से ही, हवाला के माध्यम से बाकी जो ऑपरेटिव है उनके पास पैसा जा रहा था। और ये पूरा जो नेटवर्क है ये AQIS के साथ लिंक्ड है। अब जो मुस्तफ़ा है
हैं वो एक इम्पॉर्टेंट कड़ी है इसमें, और उनकी अब एनआईए ने ये पूरा मामला धीरे धीरे से एक के बाद एक केस एनआईए को सौंपा जा रहा है असम पुलिस द्वारा। और आज जो कार्रवाई की गई उनके जो मदरसा उसको बुलडोजर से गिरा दिया गया। इसके ऊपर हमने पूछा था चीफ मिनिस्टर से, तो चीफ मिनिस्टर ने ये कहा है कि एक इनकी अरेस्ट होने के बाद एक इन्वेस्टिगेशन लोकल इन्वेस्टिगेशन डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज ने किया था, और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के द्वारा जो रिपोर्ट भेजी गई है उसमें ये कहा गया है कि कोई परमिशन के बिना वो मदरसा खड़ा किया गया था, और इसलिए डीडीएमए एक्ट के तहत उस मदरसा को गिरा दिया गया है। मगर इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि अब असम मुख्यमंत्री खुद आगे बढ़ के कह रहे हैं कि ये सिचुएशन असम में एक वॉरिसम सिचुएशन है, और ये भी उनका दावा है कि कहीं ना कहीं पे जो मदरसा है उनकी आड़ में ये एक्टिविटी हो रहा है। और इसमें ये हम दर्शकों को बता के रखें कि पिछले साल असम सरकार ने जो सरकारी मदरसा हैं उनको बंद कर दिया था, और सिर्फ अब राज्य में जो प्राइवेट मदरसे हैं वही चल रहे हैं। मगर आज मुख्यमंत्री ने ये भी इंडिकेट किया है कि आगे चल के राज्य सरकार इन प्राइवेट मदरसा को रेगुलेट करने के लिए शायद कोई लेजिस्लेशन लाएगी। मगर अभी राज्य सरकार ने लोगों को अपील किया है कि अगर बाहर से कोई लोग उनके गांव में दिखे तो पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए, क्योंकि राज्य की पुलिस अब खोज में लगी है ये 5 जो सस्पेक्टेड बांग्लादेशी जो टेरर ऑपरेटिव है जो अभी भी फरार है अकॉर्डिंग टू राज्य की पुलिस। और पुलिस का ये भी दावा है कि वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस को यूज करते हैं, और पीयर टू पीयर एनक्रिप्शन रहता है उसमें, तो हाई एंड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। और सबवर्सिव एक्टिविटी के ऊपर अभी ध्यान नहीं है, मगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंडोक्ट्रिनेट करना या फिर जिहाद की तरफ आकर्षित करना या फिर स्लीपर मॉड्यूल बनाना ही उनका मेन टारगेट है। और ये पूरा मामला असम पुलिस के हवाले से जो पता लगा है कि जो AQIS की जो उप महाद्वीप में जो लार्जर प्लान्स है उसके साथ लिंक है। बढ़ते आगे बात कानपुर की करते हैं। जून के महीने में उत्तर प्रदेश के कानपुर में जुमे की नमाज के दौरान जो हिंसा हुई थी उस मामले में 6 आरोपियों को कानपुर के कोर्ट ने रिहा कर दिया है सबूत न होने की वजह से। और इस पूरे मामले में 62 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, और शुरुआत से ही इन गिरफ्तारियों पर सवाल उठते रहे थे। सौरभ शुक्ला और हमारे सहयोगी अरुण अग्रवाल की ये रिपोर्ट है। बिना कसूर 2 महीने कानपुर जेल में रहने के बाद बुधवार को मोहम्मद शानू और शारिक रिहा हो पाए कोर्ट के आदेश के बाद। रिहाई के बाद अपने बच्चों को चूम रहे शानू पर कानपुर पुलिस ने कई आरोप लगाए। दंगा करने, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने, पुलिस वालों पर हमला करने, जान से मारने की कोशिश करने जैसे आरोपों के साथ गैंगस्टर एक्ट के तहत शानू और शारिक को जेल भेज दिया गया था। पर कोर्ट में पुलिस ने बताया कि उनके पास शानू शारिक समेत कुल 6 आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जिसके बाद कोर्ट ने शानू और शारिक समेत 6 आरोपियों की रिहाई के आदेश दिए। जिस दिन दंगा हुआ था मैं अपने घर पे था। उस दिन मैं अपने अपार्टमेंट से 5 बजे उतरा। 5 बजे उतरने के बाद मुझे कुछ काम था, मैं अपने काम से चला गया। 6 तारीख को मैं अपने ऑफिस रखी रोड पे था। वहाँ से पुलिस आई, पुलिस मुझको उठा के ले गई। ले आने के बाद बासमती चौकी ले गई। चौकी से ले आने के बाद रायपुरवा थाने से मुझे कोतवाली में रखा। उसके बाद मुझे जेल भेज दिया। मेरे पास फुटेज इतने मजबूत थे, मेरे परिवार की पैरोकारी से, जो मैं कल मेहनत से और हमारे दोस्तों के मेहनत से, जो हमारे शहर के उलमा उनकी मेहनत से, जो मैं कल जेल से रिहा किया। 62 साल के शारिक को भी पुलिस ने बिना किसी पूछताछ के जेल में बंद कर दिया था। मुझे थाने में बुलाया, तुमसे बात करनी है। बात करने के बाद छोड़े नहीं मुझे। 6 बेकसूर तो रिहा हो गए, लेकिन अब भी तमाम परिवार हैं जो कभी कमिश्नर के पास, कभी डीएम के पास जाकर अपने पति, भाई, बेटे की बेगुनाही के सबूत दे रहे हैं। जुबेदा बेगम भी उनमें से एक हैं। जुबेदा का कहना है कि उनके पति सऊद अहमद को बिना कसूर गिरफ्तार कर लिया गया था। ऑफिस में जिस दिन दंगा हुआ है उस दिन 2-2:30 बजे ऑफिस में ये बैठे थे। वहाँ CCTV कैमरे में उनकी फुटेज भी है। सर आप लोग कार्रवाई करिए, देखिए वो निर्दोष हैं। 3 जून को कानपुर में जुमे की नमाज के बाद पैगंबर मोहम्मद पर अभद्र टिप्पणी करने वाली नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन हुआ, जो कुछ देर में हिंसा में तब्दील हो गया।
यूपी पुलिस ने बाकायदा आरोपियों के पोस्टर भी जगह जगह लगाए थे। आरोपियों की पहचान बताने वालों के लिए इनाम की घोषणा भी की थी। प्रेस नोट के जरिए ऐलान किया था कि आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 6 बेकसूरों की रिहाई पर कानपुर पुलिस मीडिया से बात करने को तैयार नहीं है। जब पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया था तो चीख चीख कर लोगों को, समाज को बताया कि ये दंगाई हैं, लेकिन अब शांत हैं। सवाल यह है कि इन्हें झूठे तरीके से गिरफ्तार करने वाले क्या पुलिसकर्मियों पर कोई कार्रवाई होगी? शायद नहीं। लेकिन इससे बड़ी बात भी यह है, भले ही कोर्ट ने इनको राहत दे दी है, पर इन बेकसूरों को बिना वजह जेल में बिताए 2 महीने कोई वापस नहीं कर सकता। कानपुर में सहयोगी अरुण अग्रवाल के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट स्थगित होने की वजह से किस तरह से हजारों परीक्षार्थियों को परेशानी हुई, दिखाएंगे आपको तस्वीरें और खबर एक ब्रेक के बाद। बने रहिए देश प्रदेश के साथ। देश में 18 जुलाई से सरकार ने पैकेज्ड खाद्य पदार्थ जैसे कि पैकेज दाल, चावल आदि पर 5% जीएसटी लगा दिया। लेकिन दिल्ली के थोक व्यापारियों ने इससे बचने के भी तरीके निकाल लिए हैं। देखिए, दिल्ली के सबसे बड़े दाल और अनाज के होलसेल बाजार नया बाजार से ये रिपोर्ट। दिल्ली में इन दिनों देश के सबसे बड़े अनाज और दाल के थोक बाजार नया बाजार में इस तरह के स्टिकर लगाकर 25 किलो के कट्टे में 26 किलो चावल भरकर बेचा जा रहा है, ताकि 5% जीएसटी देने से बचा जा सके। दरअसल 18 जुलाई से सरकार ने अनाज, दाल और अन्य पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी लगा दिया। 25 किलो तक की पैकिंग इसके दायरे में आई। ऐसे में 5% जीएसटी से बचने के लिए व्यापारी अब कम से कम 26 किलो की पैकिंग में ही व्यापार कर रहे हैं। सर, पहले जो लोकल आदमी है, गरीब आदमी है, उसको नॉन जीएसटी का माल चाहिए, कहाँ से लगाएं? गवर्नमेंट ने 25 किलो तक जीएसटी लगा दिया है। अब हमसे नॉन जीएसटी का बारदाने में माल मांगते हैं, हम कैसे करें उस चीज़ को? अच्छा, तो एक 25 किलो का इकट्ठा है, उसी में 26 किलो माल भर दिया गया है। उसी में 26 किलो कर दिया गया सर। जो व्यापारी 25 किलो की स्टैंडर्ड पैकिंग में बेच रहे थे, उनको अचानक से इससे ज़्यादा बड़े कट्टे भी नहीं मिल सके, जिसके चलते कुछ व्यापारी 25 किलो के कट्टे में 26 किलो अनाज भरकर काम चला रहे हैं, तो कुछ 25 किलो के कट्टे में ही जुगाड़ करके 30 किलो माल भरकर बेच रहे हैं। उपभोक्ता है, जो हमारा कस्टमर है, वो कहता है कि जब जीएसटी की छूट गवर्नमेंट ने दी है, तो आप हमें कुछ ऐसा कीजिए कि हमें बिना जीएसटी का ही दीजिए। अब तुरंत देने के लिए हमने 25 किलो जो लिखा हुआ था उसको 30 किलो किया, स्टैंपिंग की और एक्सटेंशन किया कट्टे का। एक बार देखिए, ये 25 किलो का ही है कट्टा। ये जैसे हुआ करता था 25 केजी, इसी को आपने एक्सटेंड किया? जी, एक्सटेंड किया। ये देखिए इस तरह से एक्सटेंड किया है, इस पे जोड़ लगाया है और साथ में स्टैंपिंग किया है, बंद करके 30 किलो किया। ये ऐसे करके उसी कट्टे को 25 किलो के कट्टे को ये एक्सटेंड करके ये 30 किलो का कट्टा जो है बना दिया है। व्यापारियों का कहना है कि जिस तरह से ग्राहक चाहता है माल उसी तरह से बेचना होता है। हमें सब कुछ ग्राहक अनुसार चलना पड़ता है। ग्राहक जैसी डिमांड करेगा हमें वो काम करना पड़ता है। ग्राहक जीएसटी नहीं देना चाहता, क्योंकि चावल एक डेली नेसेसरी आइटम है और हर टाइप का गरीब आदमी भी है, इसमें मिडिल क्लास भी है, सेमी मिडिल क्लास भी है, सब खाते हैं। तो इससे 5% जो जीएसटी सरकार ने लगाया है वो बिल्कुल ही गलत है। तो उससे बचने के लिए अब हम 26 किलो के कट्टे में काम कर रहे हैं, क्योंकि लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट कहता है कि 25 किलो तक के ही बारदाने को, कट्टे को, जिसको आपकी भाषा में कहते हैं, कि हम रिटेल काउंट करते हैं। अच्छा। तो उससे ऊपर वो बल्क पैकिंग होती है। तो अब हम सब व्यापारी बल्क पैकिंग की तरफ मूव हो रहे हैं, क्योंकि हमारा कस्टमर वो चीज़ मांग रहा है। दाल पहले से 30 किलो की पैकिंग में उपलब्ध थी, लेकिन चावल अधिकतम 25 किलो की पैकिंग में आता था। ऐसी ही पैकिंग रिटेलर होलसेलर से ले जाकर अपनी दुकान पर 1-1, 2-2 किलो खुले में बेचते थे। वही अब चावल की न्यूनतम 26 किलो पैकिंग ले जाकर बेच रहे हैं और जीएसटी से बच रहे हैं। ये कहानी देखकर आपको लगेगा कि जिस तरह सरकार अलग अलग आइटम ढूंढ रही है जीएसटी लगाने के लिए, ठीक वैसे ही व्यापारी भी अलग अलग तरीके ढूंढ रहा है जीएसटी बचाने के लिए।
अपनी अपनी जगह सरकार और व्यापारी दोनों ही सही हैं, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो नियम और कानून के हिसाब से ही हो रहा है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी राकेश सिंह के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। विश्वविद्यालयों में होने वाले दाखिले के लिए जो परीक्षा होती है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, आज 29 शहरों में स्थगित हो गई, जिसकी वजह से हजारों परीक्षार्थी बेहद परेशान दिखे। अब जो ये परीक्षा है वो 12 अगस्त से 14 अगस्त के बीच होगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला। देखिए, जो आज CUET की जो परीक्षा होनी थी उसको स्थगित करना पड़ा, और अभी जो नेशनल जो टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आधिकारिक बयान आया है उसमें ये कहा गया है कि 17 राज्यों के 29 जो ज़िले हैं वहाँ पर बने जो परीक्षा केंद्र हैं उनकी जो परीक्षा है उसको स्थगित करनी पड़ी है, और अब ये जो परीक्षा है वो 12 से 14 अगस्त के बीच में होगी। दरअसल NTA का ये भी कहना था कि जो तकनीकी एक त्रुटि आई, ये जो पेपर थे ये अपलोड नहीं हो पाए, तो उसी के चलते इस परीक्षा को स्थगित करना पड़ा है। लेकिन आप सोचिए कि दिल्ली, नोएडा, जोधपुर जो जैसे शहर हैं वहाँ पर जब हजारों की तादाद में उन परीक्षा केंद्र पर स्टूडेंट्स पहुंचे परीक्षा देने के लिए, तब उनको बताया गया कि ये परीक्षा स्थगित हो गई है। तो उसके चलते जो आसपास के इलाकों से छात्र और उनके अभिभावक आ गए, तो उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा, और इसी के चलते आज हमने जब सुबह बात की तमाम सारे अभिभावक और छात्रों से, तो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। उनका कहना था कि उनको पहले बताना चाहिए, लेकिन NTA का ये कहना है कि चूंकि ये बहुत तकनीकी एक त्रुटि है, ये पूरी ऑनलाइन परीक्षा होती है, तो उसी के चलते लास्ट मोमेंट पर जो है ये अपलोड नहीं हो पाया, तो उसी के चलते इस परीक्षा को स्थगित करना पड़ा, और अब ये 12 से 14 अगस्त के बीच में करवाई जाएगी। शिमला कालका रेल लाइन में चलती ट्रेन के दौरान ही अचानक कुछ ही दूरी पर चट्टान गिर गई। चट्टान का मलबा रेलवे ट्रैक पर आ गया। एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, क्योंकि जिस वक्त ये चट्टान गिरी, इस ट्रैक पर शिवालिक ट्रेन चल रही थी। सामने पहाड़ गिरता देख चालक ने तुरंत ब्रेक लगा दी। इससे ट्रेन में सवार सभी यात्रियों की जान बाल बाल बच गई।